हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। जैसा कि हम लोग TG2 की क्लास में हमने पीछे आपको जो है रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया था। रेजिस्टेंस के वायर का जो लेंथ था, अगर हम लोग बात कर रहे थे किसी भी वायर के लेंथ को हम स्ट्रेच करके बढ़ा रहे हैं तो उसके रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन आ रहा है, वो सारी बातें हमने देख लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस किस तरीके से ताप पर डिपेंड करता है, किस तरीके से टेम्परेचर चेंज करने पर रेजिस्टेंस हमारा चेंज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट की जब भी हम बात करते हैं, ताप गुणांक की बात करते हैं, तो तीन तरीके का ताप गुणांक देखने को मिलता है। सबसे पहला जो हमारा होता है वो होता है धनात्मक ताप गुणांक, धनात्मक ताप गुणांक। दूसरा होता है ऋणात्मक ताप गुणांक, और तीसरा होता है शून्य ताप गुणांक, शून्य ताप गुणांक। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे ताप गुणांक का मतलब क्या होता है कि जब भी हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं, टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं, तो रेजिस्टेंस में किस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है टेम्परेचर के परिवर्तन होने से, तो उसे हम लोग ताप गुणांक के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ताप गुणांक के तौर पर देखते हैं फिलहाल पर डिग्री सेल्सियस। ताप गुणांक की जो यूनिट होती है, जो हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट को मेजर करते हैं, उसे हम लोग पर डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। इसको जो है रिप्रेजेंटेशन इसका जो है ताप गुणांक का अल्फा से किया जाता है और मेजर किया जाता है पर डिग्री सेल्सियस में, पर डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है फाइनली। तो ये आपका जो है ये बताता है ताप गुणांक कि हम अगर टेम्परेचर में परिवर्तन कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो हमारे प्रतिरोध हैं किसी भी पदार्थ के, उसमें किस प्रकार के चेंज देखने को मिल रहे हैं। मीन्स पॉजिटिव चेंज है या नेगेटिव चेंज है या कोई चेंज ही नहीं है। तो उसके आधार पे यहाँ पे जो ताप गुणांक रखा गया है पदार्थों के गुण के आधार पर, धनात्मक ताप गुणांक, ऋणात्मक ताप गुणांक और शून्य ताप गुणांक। तो सबसे पहली चीज ये जान लीजिए, धनात्मक ताप गुणांक का मतलब होता है यदि ऐसे पदार्थ को हम बोलेंगे धनात्मक ताप गुणांक वाला पदार्थ जहां टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाए, बढ़ जाए। जहां टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाए, बढ़ जाए, वहां पे हम फाइनली क्या करेंगे, यूज करेंगे कि वो हमारा धनात्मक ताप गुणांक वाला पदार्थ है। जैसे जितने भी चालक होते हैं अगर इनके क्रस्ट टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इनको हम लोग फाइनली बोलते हैं कि चालक धनात्मक ताप गुणांक वाले होते हैं। सिमिलरली ऋणात्मक ताप गुणांक का मतलब अगर ताप बढ़ाने से हमारा जो है प्रतिरोध क्या हो जाए, घट जाए, प्रतिरोध क्या हो जाए, घट जाए, तो इनको हम लोग बोलेंगे ऋणात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ। इसमें आपका कुचालक और अर्धचालक दोनों आता है, कुचालक और अर्धचालक दोनों आते हैं। किस केस में? ऋणात्मक ताप गुणांक के कंडीशन में। शून्य ताप गुणांक का मतलब आप टेम्परेचर में तो परिवर्तन कर रहे हैं, इसको घटाइए या बढ़ाइए, बट रेजिस्टेंस में बहुत बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली निग्लिजिबल होगा, मतलब कोई चेंज नहीं दिखेगा। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, लगभग 0 होगी, टेम्परेचर बढ़े या घटे। और ऐसा होता है मिश्र धातुओं में, एलॉय में हम कह सकते हैं। और एलॉय में जैसे सबसे अच्छा है यूरेका, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन, ये सब जो आपके हैं, इसमें आप देखने को मिलेगा कि यहाँ जो अल्फा की वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा 0.0004 समथिंग होता है, 0.00043 समथिंग होता है। तो ये अल्फा की वैल्यू इतनी कम होती है कि इनको हम लोग फाइनली क्या मान लेते हैं, शून्य ताप गुणांक, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मान लेते हैं। अभी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है इसको हम लोग पर डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आधार पर, ताप गुणांक के आधार पे हमारा जो है मटेरियल, चालक, कुचालक, अर्धचालक जो हैं, वहाँ पे हमने देख लिया कि किसमें किस तरीके का ताप गुणांक होता है, कहाँ ऋणात्मक ताप गुणांक होता है, कहाँ धनात्मक होता है और कहाँ शून्य ताप गुणांक होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम मान लेते हैं कोई हमारे पास मटेरियल है, चालक पदार्थ है, जहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रतिरोध है वो है R0,
0 डिग्री सेंटीग्रेड या T0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहना ज़्यादा वो सही होगा, पर जो प्रतिरोध है किसी चालक पदार्थ का वो है R0, और अगर T डिग्री सेंटीग्रेड पे कहें उसका प्रतिरोध RT हो गया, तो दोनों में जो दोनों में जो संबंध देखने को मिलेगा वो दिखेगा RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। डेल्टा टी भी लिखा जाता है, लेकिन डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ क्या आएगी, T माइनस 0, मतलब सिर्फ T होगा। डेल्टा टी लिखने का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ द टू टेम्परेचर, तो यहाँ T माइनस आप क्या करेंगे 0 करेंगे तो आपको T ही तो देखने को मिलेगा फाइनली। तो यहाँ पे हम ये फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड। इस पर न्यूमेरिकल आता है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपका बन जाता है बेसिकली, तो इसको हम लोग फॉर्मूले को ध्यान में रखेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से हमारा रजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला होता है, रजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला होता है, बट उसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है। अगर हमें यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं RT इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फ़ा टी। हम यहाँ लिख सकते हैं R0 अल्फ़ा टी इज इक्वल टू RT माइनस R0। हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालना है तो RT माइनस R0 अपान R0 टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कभी भी हमें टेम्परेचर दे रखा है, हमें टेम्परेचर दे रखा है और टेम्परेचर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है सिंपली, तो अगर हमें कह रहा है कि आप अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो आप सिंपली यहाँ से अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह के बारे में बहुत डिटेल आपको जानना है तो आप इंग्लिश वाला वीडियो हमारा प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल में है। क्योंकि हम इसको बिल्कुल बायस्ड करके चल रहे हैं TG2 वाले बच्चों के लिए, जो हमारे ITI के बच्चे हैं जो TG2 के लिए उपयोगी है। कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ वहीं तक के लिए हम लोग चलें, नहीं तो इसमें अभी बहुत ज़्यादा डिटेल हो सकता है, तो हम इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं। तो आई होप आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट से रिलेटेड बातें समझ में आई होंगी। अब देखिए अगले टॉपिक पे चलने से पहले यहीं पर हम चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि चालक क्या होता है, चालक, कुचालक, कुचालक तथा अर्धचालक ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चालक, कुचालक और अर्धचालक के बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए। चालक वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से होता है, पहली बात। दूसरी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। कुचालक पे चलते हैं। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, या नहीं होता, आप सीधे लिखिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ हम लोग बात करें तो इसकी जो चालकता होती है, चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से ज़्यादा होती है। कुचालकों से ज़्यादा होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। इसमें बहुत कम होते हैं,
बहुत कम होते हैं। अगली बात अगर हम लोग करें, जो आपके चालक पदार्थ होते हैं वो सामान्यतः सब धातु होते हैं, मेटल होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं? धातु होते हैं। इनके बाह्यतम कोश में अधिकतम 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। बाह्यतम, इनके जो परमाणु होते हैं उनके बाह्यतम कोश में अधिकतम 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास है बाह्यतम कोश में 5 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सामान्यतः अधातु होते हैं। और यहाँ पे बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें ही हम वैलेंसी कहते हैं। तो आप कह सकते हैं इनकी वैलेंसी 1 से 3 हो सकती है, यहाँ 5 से 8, और इनकी वैलेंसी कितनी होती है? फिक्स 4 होती है। ठीक है। अब इनकी जो परमाणु होते हैं, जो कंडक्टर के परमाणु होते हैं, उनके मध्य, परमाणुओं के मध्य धात्विक बंध होता है। कौन सा बंध होता है? धात्विक बंध होता है, मतलब मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। यहाँ आयनिक बंध होता है, आयनिक बंध होता है। और यहाँ पर सहसंयोजी बंध होता है, सहसंयोजी बंध होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है इनके मध्य। दूसरी चीज, ये धनात्मक ताप गुणांक वाले होते हैं, धनात्मक ताप गुणांक के होते हैं। और ये आपके जो होते हैं इनका अल्फा क्या होता है? निगेटिव होता है। अल्फा निगेटिव होता है। और इनका भी अल्फा क्या होता है? निगेटिव होता है, मतलब निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले होते हैं। ठीक है। तो ये हमें बेसिकली क्या है, चालक, कुचालक, अर्धचालक के बारे में हमें थोड़ा सा याद रखना है। इसमें एग्जाम्पल आपका एल्युमिनियम, कॉपर, Ag, ठीक है, Cu हो गया आपका, Fe हो गया, ये सब आपके कंडक्टर हैं। अगर बेस्ट कंडक्टर की बात करें आपका, तो Ag जो आपका है, सिल्वर जो आपका होता है, ये एक सबसे अच्छा कंडक्टर है, सबसे अच्छा सुचालक है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला सुचालक अगर बात करें तो Hg होता है, जिसे आप पारा कहते हैं, मरकरी जिसे आप कहते हैं। इंसुलेटर में आपका रबर हो गया, पेपर हो गया, रबर हो गया, पेपर हो गया, आपका जो है माइका हो गया। ये सब आपके जो आते हैं ये कुचालक में आते हैं। अर्धचालक में जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, कार्बन, गैलियम आर्सेनाइड, ये सब जो है, जो भी 4th ग्रुप के फिलहाल जितने भी तत्व हैं वो सब आपके 4th ग्रुप वाले अर्धचालक होते हैं। इसी तरीके से इनके जो है फिलहाल बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इसके आधार पर जो है हम लोग देखें तो इनके कक्षक, इनके जो है आवर्त सारणी में स्थान भी आप इजीली पता कर सकते हैं कि किसको किस स्थान पे रखा गया है। तो ये फिलहाल कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में एक छोटा सा डिफरेंस था जो हमने यहाँ पर देखा कि कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। अब कंडक्टर की अगर हम बात करें, कंडक्टर का कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो कंडक्टर का प्रयोग पावर को, फिलहाल अगर ये विद्युत का सुचालक है तो इसको पावर को ट्रांसमिट करने में किया जाता है। जैसे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं तो उसके अंदर कंडक्टर लगा होता है, तो ये क्या करता है, फिलहाल पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर कहाँ प्रयोग करेंगे, इंसुलेटर हम हमेशा किन्हीं 2 मीडियम को आइसोलेट करने के लिए, मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट है, वहाँ पे उसे हम ह्यूमन बॉडी से आइसोलेट करने के लिए, या फिलहाल एक फेज को दूसरे फेज से, या फेज को न्यूट्रल से आइसोलेट करने के लिए हम कुचालक का प्रयोग करते हैं, ताकि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट ना आए। अर्धचालक जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसें होती हैं उनको बनाने में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है, चाहे डायोड हो, ट्रांजिस्टर हो, चाहे आपका लॉजिक गेट हो, चाहे आपका OR एंड नॉट गेट, कुछ भी हो। लॉजिक फैमिली में जितनी चीज़ें हम पढ़ते हैं सबके सब हमारे सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं।
प्रेजेंट टाइम में जो आप आईसी देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर देखते हैं, जो भी आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट पे बना हुआ आ रहा है, मोस्टली आपके मेमोरी से लेकर के एक छोटी सी चीज़ से लेकर के बड़ा माइक्रो प्रोसेसर तक सब आपके सेमीकंडक्टर का प्रयोग करके मोस्टली बनाया जा रहा है। तो ये सब जो है फिलहाल हमारा कंडक्टर सेमीकंडक्टर की बात हो गई। आप डेली लाइफ में अपने जो है कंडक्टर का यूज़ वगैरह देखते होंगे कि किस तरीके से कंडक्टर जो है फिलहाल करंट को पास कर रहा है, कैसे फिलहाल इसका फिनोमिना क्या क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख लिया प्रॉपर जो है कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो है फिलहाल कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज। जो कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं कि किसी भी रेजिस्टेंस का कितने तरीके से कनेक्शन किया जा सकता है, तो हम लोग उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस की, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस में हमारे पास 3 मेथड हैं, जिनको सिर्फ मैं मेथड आपको बता दे रहा हूँ। इनके बारे में एक्सप्लेन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। हमारे 3 मेथड्स कौन कौन से हैं? देखिए, कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन हमारे पास कौन कौन सा है? एक होता है श्रेणी संयोजन, श्रेणी संयोजन, दूसरा होता है समांतर संयोजन, समांतर संयोजन, तीसरा होता है मिश्रित संयोजन। और स्टार डेल्टा भी संयोजन होता है, स्टार संयोजन, डेल्टा संयोजन, इन सब के बारे में बात करेंगे। सब देखेंगे कि कैसे स्टार में कनेक्ट होता है, कैसे डेल्टा में होता है, फिर इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं। स्टार डेल्टा संयोजन ये स्पेशल केस होते हैं फिलहाल संयोजन के, तो इनके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी कल ही होगी फिलहाल, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है फिलहाल संयोजन, कैसे हम वोल्टेज डिवाइडेशन करते हैं, कैसे करंट डिवाइडेशन करते हैं, कैसे स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो कंप्लीट डिटेल में आपको चर्चा करेंगे इसके बारे में। और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, स्टार और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट में क्या संबंध होता है, ये बताइए। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में वोल्टेज और करंट में क्या संबंध होता है, ये आप बताइए हमें। और दूसरी चीज़ आपको बताना है कि दोनों में से, स्टार डेल्टा संयोजन में से दोनों में से किस में न्यूट्रल होता है, किस में न्यूट्रल पॉइंट अवेलेबल होता है। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं और सही कमेंट करते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो फिर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।